तो आइसोमेरिज्म हमारा खत्म हो चुका था और आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर हम बोले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब यहाँ पर हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल्स हैं। जितनी भी रिएक्शंस आप आगे चल के पढ़ोगे, आइदर वो 11th में पढ़ो आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर या क्लास 12th के अंदर जाके पढ़ोगे, तो उन सारी जगहों पर इन कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? तो इसलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर आप हेडिंग डालना चाहो तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे और किस तरीके से वो रिएक्शन होगी, उसका एक बेसिक फॉर्मेट या एक बेसिक रूल है। जैसे जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन होगी तो वहां हमारे पास एक होगा सबस्ट्रेट। क्या होगा? एक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है सर? वो रॉ मटेरियल। कौन सा चीज? रॉ मटेरियल, या मैं बोलूं जो रिएक्शन में एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहा है। सबस्ट्रेट के अलावा मुझे दूसरी चीज जो मिलेगी उसका नाम होगा अटैकिंग रिएजेंट। क्या नाम होगी उसकी? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट। तो मेरे पास क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा और मेरे पास क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट होगा। अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है? जो सबस्ट्रेट है, कौन है? जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर अटैक करके रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। ठीक है ना? जब अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो उसके बाद कुछ चीजें बनती हैं और उन चीजों का नाम क्या है? इंटरमीडिएट। क्या नाम है? इंटरमीडिएट। हो सकता है कई बार बने और हो सकता है कई बार ना बने, ये दोनों केस हो सकते हैं, बट हाँ इंटरमीडिएट नाम की चीज भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूं। अब जो ये इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट से आगे चल करके मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। यानी जो चीज मैं बनाना चाह रहा था वो मुझे बन के मिल जाएगा। इसी इंटरमीडिएट से हो सकता है आगे चल के कुछ और चीजें मिली जो क्या होंगी? बाई प्रोडक्ट होंगी। क्या होंगी? बाई प्रोडक्ट। अब सर प्रोडक्ट यानी जो चीज मुझे बनानी थी, जो एक्चुअली में मुझे चाहिए थी, वो तो प्रोडक्ट होता है। उसके अलावा और भी जो चीजें बन जाती हैं जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी बट रिएक्शन के दौरान वो बन गई हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? बाई प्रोडक्ट। यानी मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? बाई प्रोडक्ट मिलेगा। सही बात है, कोई दुख समस्या नहीं है यहां पर। मुझे क्या मिल सकता है? रिएक्शन के समय इंटरमीडिएट मुझे मिलेगा। मेरे पास क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। ठीक, कलर थोड़ा सा रंग बदलते हैं। और मेरे पास क्या होगा भाई साहब? अटैकिंग रिएजेंट होगा। क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो अटैकिंग रिएजेंट जब सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट के बाद से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सर इन सब रिएक्शंस के अंदर जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, सर ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है हमें डिटेल में समझना है। अटैकिंग रिएजेंट जो है हमारे पास दो तरीके के मिलेंगे, आइदर वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, आइदर वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे या फिर क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। रुक जाना थोड़ा 2 मिनट फिर लिखना। इधर ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे या फिर क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम ई प्लस से डिनोट करेंगे और जब न्यूक्लियोफाइल की हम बात करें NU और ये माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक, हाँ क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब समझेंगे। अभी जो सबस्ट्रेट है, अब मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल को चाहिए होता है पॉजिटिव चार्ज। ये अटैक वहां कर रहा है, भैया इसकी जो जरूरत होगी वो वहां पूरी हो रही होगी, वो वहां फुलफिल हो रही होगी, तभी तो अटैक कर रहा है ना। सही बात है ना? इसका मतलब यहां पर सबस्ट्रेट के अंदर जो हमें समझना है वो समझना है खेल किसका? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। किसका खेल समझना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो अटैक कौन जाके करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है और इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज चाहिए। भाई जहां इलेक्ट्रॉन कम वहां मतलब पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई तो कौन जाके अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खेल है इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम? यानी हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन
डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन वाला, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब सबस्ट्रेट के लिए हमें क्या पढ़ना है सर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ये सब चीजें। अगर हमें अटैकिंग रिएजेंट को समझना है तो क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को। सर ये इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, कौन कहां अटैक करेगा, ये सब बातें। फिर जब हम पहुंचते हैं कहां पर बच्चे, इंटरमीडिएट में। कहां पहुंचते हैं, इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट में मेरे पास टोटल 3 चीजें आ सकती हैं, कौन कौन सी समझना। पहला है मेरे पास कार्बोकटायन, क्या है, कार्बोकटायन। दूसरा है फ्री रेडिकल, क्या है, फ्री रेडिकल। और तीसरा है कार्बो अनायन, क्या है, कार्बो अनायन। तो कार्बोकटायन क्या होता है, कार्बो अनायन क्या होता है, और फ्री रेडिकल क्या होता है, ये सब बातें भी हमें समझनी पड़ेगी। अब ये सब बनते कैसे हैं, जब बॉन्ड टूटता है तब कार्बोकटायन बनता है, तब कार्बो अनायन बनता है, तब फ्री रेडिकल बनता है। तो ये डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कैसे टूटा है, समझ रहे हो बात। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, यानी सबस्ट्रेट के अंदर पहले से कुछ बॉन्ड होंगे, उन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ के इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर वहां से जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड को तोड़ने के कई सारे तरीके होंगे, और जब बॉन्ड टूटेगा तो उससे क्या बनेगा, कार्बोकटायन बन सकता है, फ्री रेडिकल बन सकता है, या कार्बो अनायन बन सकता है, और फिर जाके फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, अपना प्रोडक्ट। यानी यहां पर हमें समझना क्या क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बो अनायन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं, ये सारी बातें समझनी है। तब जाकर के ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्लियर होगा, तो जाके हमें पता चलेगा कि एक रिएक्शन हो कैसे रही है, एक रिएक्शन हो कैसे रही है। ठीक, इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद आगे चलते हैं। आप सुनना ध्यान से, यहां पर एक शब्द आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी ये पूरी रिएक्शन जो हमने समझी ना पीछे, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, तो इसके होने की जो पूरी प्रोसेस होती है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन कैसे अटैक कर रहा है, इस पूरे चीजों को हम मिला के क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, तो सुनना ध्यान से। द एग्जैक्ट path followed by reaction and account of each step of reaction such as electron movement, energetics during bond formation, during bond formation and bond breakdown, during bond formation and bond breakdown, and rate of conversion of reactant into product is called reaction mechanism, is called reaction mechanism। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका एग्जैक्ट पाथ, यानी रिएक्शन में क्या क्या हुआ,
हर एक स्टेप का कारण, पाथ फॉलोड बाय रिएक्शन एंड अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, यानी रिएक्शन में जो भी चीजें हुई वो क्यों हुई उसका कारण, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, किसने एक्सेप्ट किया, किसने लूज किया, इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड का ब्रेकडाउन कैसे हुआ, ये सब, एनर्जी कितनी इन्वॉल्व हुई, एनर्जी खर्च हुई, मिली, क्या हुआ जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ और बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितनी स्पीड में कन्वर्ट हुआ, जल्दी हुआ, स्लो हुआ, फास्ट हुआ, स्लो हुआ, ये सारी बातें एक्सप्लेन करना, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम तब एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम इन सारी बातों के बारे में जानते होंगे। कहां पर, ये जो पीछे हमने देखी, इन सब के बारे में सब जानते होंगे, तब हम ये सारी बातें एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी अगर हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है, प्रोसेस को समझना है, तो हमें ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। तो हम एक एक करके इन सारी बातों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक एक करके इन सारी बातों को समझना शुरू करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो क्या है, बॉन्ड क्लीवेज, यानी बॉन्ड का ब्रेकडाउन। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक। तो भैया पावर कट हो गया था, तो वापस से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बॉन्ड क्लीवेज, अगर हम सबसे पहले बात करें बॉन्ड क्लीवेज की, तो बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बच्चे बॉन्ड ब्रेकडाउन। क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकडाउन, यानी बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा इसको समझना है। तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने की दो पॉसिबिलिटीज हैं। हेलो, अगर मैं बात करूं बॉन्ड ब्रेकडाउन की बच्चे, तो हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज बच्चे दो तरीके का होता है। पहला मैं बात कर रहा हूं ए, दैट इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। देखना ध्यान से, मेरे पास लेट से ये कंपाउंड है CH3Cl। आप मुझे बताओ इस कंपाउंड के अंदर जब बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसने किया होगा, क्लोरीन ने किया होगा। बात तो सही है ना, एक इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया, कार्बन ने, और एक इलेक्ट्रॉन किसने किया, क्लोरीन ने। लेकिन जब बॉन्ड के ब्रेकडाउन की बात आई तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ये इलेक्ट्रॉन लेके खुद चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके खुद चला गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके खुद गया तो क्या हुआ, यहां बना CH3 पे प्लस चार्ज आएगा और क्लोरीन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। क्लोरीन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कैसे सर, इलेक्ट्रॉन किसका लेके गया है, क्लोरीन किसका, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया है। तो भैया इलेक्ट्रॉन लेके गया है, बेईमानी करके लेके गया है, माइनस चार्ज, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया उस पर कैसा आएगा, प्लस चार्ज। इसको मैं क्या बोलूंगा, कटायन, और इसको मैं क्या बोलूंगा, अनायन। क्या बोलूंगा इसको, कटायन, और दूसरे को क्या बोलूंगा, अनायन। भैया कटायन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, अनायन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। सही बात है। अब सुनो, क्या इस बॉन्ड ब्रेकडाउन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास गए हैं, बिल्कुल गए हैं। तो मतलब एक ऐसा ब्रेकडाउन, एक ऐसा ब्रेकडाउन यानी बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज इन विच shared pair of electron, shared pair of electron remains, shared pair of electron remains with any one of the atom or group of atom or group of remains with any one of the atom, यानी किसी एक के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन शेयर में और एक के पास से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है बात क्या। तो इस क्लीवेज को क्या बोलेंगे, हेट्रो
हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। याद रखना, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में इलेक्ट्रॉन जिसके पास गया है एरो उस तरफ दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसके पास गया है एरो उस तरफ दिखाते हैं। और जनरली इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास। कहा जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास। मतलब इस केस में क्या होता है, देयर मस्ट बी, या ऐसे बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किधर जाता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है। क्या यहां तक बात समझे? चलो आगे। अब देखना, मेरे पास दूसरा जो क्लीवेज आता है बच्चे, उसका नाम क्या है? होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्लीवेज को भी समझते हैं। इसकी कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, एक और बात यहीं पे और समझा रहा हूं, एक और बात, इसको रहने तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर ही। अब ये जरूरी नहीं है कि कार्बन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ऐसा भी केस हो सकता है, इसको रहने देना ना। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मान लिया इससे कोई एटम अटैच है जेड, और ये जेड क्या है? मैं यहां लिख रहा हूं, जेड इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देन कार्बन, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब मेरी बात सुनो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? कार्बन। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। और जेड पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो भैया जेड क्या हो जाएगा? कटायन। और कार्बन वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनायन हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है नेगेटिव चार्ज मतलब अनायन, लेकिन अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बो अनायन। और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कार्बो कटायन। जैसे अगर हम बात करें CH3+, यानी यहां पर क्या है? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जो पीछे आपने देखा था उसे क्या बोलते हैं हम? कार्बो कटायन। सही बात है। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बो अनायन। बात समझ आई कि नहीं? तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज जब होता है तो क्या क्या बन सकते हैं? सर कार्बो कटायन बन सकता है, और क्या बन सकता है? कार्बो अनायन बन सकता है। कोई दुख, दर्द, समस्या, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं ना? तो अब अगर हम आगे चलें तो हम समझते हैं कौन सा क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज? होमोलिटिक। तो इसको इरेज करते हैं, कर दो ना? ठीक। और अब हम जा रहे हैं समझने कौन सा क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा? देखो, लेट्स से मेरे पास है Cl और ये क्या है? Cl। मेरे पास क्या है? Cl और Cl है। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होगा तो आपको पता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका। सही बात है ना भाई? शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन तो एक ही ने दिया होगा ना। जब शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन दिया था, तो जब यहां बॉन्ड ब्रेक होगा, जब यहां बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटते समय देखना ध्यान से क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया। मैंने एरो कौन सी बनाई है? आधी। इस एरो का नाम है फिश हुक एरो। इस एरो क्या बोलते हैं? फिश हुक एरो। क्या बोलते हैं इसको हम? फिश हुक
एरो बोलते हैं, आधी एरो। अरे मछली का कांटा नहीं होता है, वैसी वाली एरो है, और क्या। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला ना। अरे भाई साहब, जब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो ये बनेगा Cl और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में आ जाएगा, प्लस दूसरा भी बनेगा Cl और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में आ जाएगा। क्या इस पे प्लस चार्ज है? नहीं। क्या माइनस चार्ज है? नहीं। इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो भाई साहब ये भी क्या है? फ्री रेडिकल। आप बताओ मुझे, इस बॉन्ड ब्रेकडाउन में क्या हुआ? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सही बात है ना? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो क्या बोलूंगा? इट इज ए बॉन्ड क्लीवेज in which shared pair of electron get distributed equally in between bonded atom, in between bonded atom। भैया बॉन्डिंग में जो एटम्स थे उन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इस क्लीवेज को क्या बोल देंगे हम? होमोलिटिक क्लीवेज बोल देंगे। अब सुनना, होमोलिटिक क्लीवेज के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशन। कि कब होगा? जनरली याद रखना, अगर कभी आपको हाई टेम्परेचर क्या दिया हो, हाई टेम्परेचर दिया हो, या फिर एच न्यू, या फिर यूवी, या फिर सनलाइट लिखी हो, क्या लिखी हो? सनलाइट। तो इन सब केस में होगा। और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो। जैसे Cl और Cl दोनों सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं यहाँ। तो ये कंडीशन है कि जब क्या हो सकता है? होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। जब क्या हो सकता है? होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। और होमोलिटिक क्लीवेज के बाद बनेगा क्या? फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। अब ऑब्वियसली अगर ये फ्री रेडिकल किसका हुआ? कार्बन का हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल बोलते थे। क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है ना? तो यहां लिख रहा हूं, कार्बन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन हो? कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तब उसे क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल बोल देते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल बोल देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कार्बन फ्री रेडिकल लिखूं, तो मान लिया मैंने बनाया CH3 और उसके ऊपर ऐसे एक डॉट लगा दिया, मतलब ये क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या ये? कार्बन फ्री रेडिकल है। आई होप यहां तक बात समझ आई है कि बॉन्ड क्लीवेज में दो चीजें हैं, एक होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। दोनों समझाया मैंने। होमोलिटिक हेटेरोलिटिक कब होगा? हेटेरोलिटिक के लिए आपको पता है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएंगे, दूसरे के पास नहीं रहेंगे, लेकिन यहां दोनों को इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक। अब सुनना, अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रीएजेंट। टाइप्स ऑफ रीएजेंट। अब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टार्ट किया था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी बताया था रीएजेंट दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप्स ऑफ रीएजेंट में, तो हमारे पास पहला रीएजेंट है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो पहली बात, सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल होता है E+, यानी कहीं भी अगर मैं दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा? E+ से दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? E+ से दिखाऊंगा। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अरे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अरे क्यों चाहिए? नहीं है तभी तो चाहिए ना। अपने पास जो होता है वो हमें नहीं चाहिए होता है, जो अपने पास नहीं है वही तो चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज।
कौन सी? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब आप सोचो इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है, कैसे दिख सकते हैं? पहली बात तो सर, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो पक्का इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, भाषा ही बोल रहा हूं ना, पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज वाले तो सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। देखो हाइड्रोजन पे प्लस H प्लस आ जाए, SO3 प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, X प्लस मतलब Cl प्लस, Br प्लस, मतलब सारे आ गए हाइड्रोजन, R प्लस, उसके बाद R C डबल बॉन्ड O प्लस, C6H5N2 प्लस, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। यानी बेसिक फंडा रटना नहीं है, बेसिक फंडा क्या है? जहां प्लस चार्ज आ जाए वो कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम। और भैया इसको बहुत सख्त जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि है ही नहीं इसके पास, है ही नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरे इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है। क्या मतलब हुआ? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे ऑल लुईस एसिड के मतलब सारे लुईस एसिड क्या आते हैं? इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं BF3 का, अगर मैं BF3 का एग्जांपल लूं तो मैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई बताओगे? 5 होता है। तो अगर मैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p1। वैलेंस सेल कौन सी है सर? ये वाली है। डब्बा बनाओगे तो सर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सर P के अंदर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सर बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवाता है ना, यहां। अब इसके बाद देखना ध्यान से, यहां एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहां एक फ्लोरीन आके अटैच होगा, यहां एक फ्लोरीन आके अटैच होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ मुझे, क्या इनके फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया और इनके डब्बे 3 खत्म हो गए? लेकिन क्या एक डब्बा खाली है? ये वैकेंट ऑर्बिटल है क्या इसके पास? अब सोचो, आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है यानी इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, तो अगर कहीं से मिलेगा तो लोगे नहीं? अरे ले लेंगे ना, जगह तो है ना मेरे पास रखने की। जगह नहीं होती तो चलने वाली बात था, भैया नहीं लेंगे, नहीं है जगह भी हमारे पास। लेकिन इनके पास खाली डब्बा पड़ा हुआ है, खाली डब्बा है मतलब जगह है, और जगह है तो इलेक्ट्रॉन तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो जितने भी लुईस एसिड होते हैं, अच्छा बताओ लुईस एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जो देते हैं वो बेस होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं, लुईस एसिड। तो भैया BF3 AlCl3 SO3 ZnCl2 BeCl2, आप इन सब में देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? खाली डब्बा देखने को मिलेगा, वैकेंट ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। तो कह रहा है सेंट्रल एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि उसका डब्बा क्या है? खाली पड़ा हुआ है। अब आप बताओ मुझे, इनमें से और ऊपर वालों में से ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? ऊपर वाला नहीं होगा भैया, उसको भूख है इलेक्ट्रॉन की, नहीं है उसके पास। इसके पास डब्बा खाली पड़ा है, ठीक है आ गए तो आ गए, लेकिन उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज रख के कोई खुश नहीं। इसका मतलब ये बढ़िया ऊपर वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे, नीचे वाले तो इलेक्ट्रोफाइल हैं लेकिन उतने बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। तो हम इन सब का जहां कहीं भी आपको ये सब दिखें वो सब क्या है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल हम यूज करेंगे। तो फटाफट इसको नोट करो, आगे चलते हैं। फिर तो आगे चलते हैं, अगला मेरे पास आता है क्या? न्यूक्लियोफाइल। क्या आता है भाई साहब? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, सेकेंड क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो जब मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा तो NU और ऊपर ऐसे माइनस का चार्ज, ठीक है ना, सिंपल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन रिच, यानी ये इलेक्ट्रॉन रख करके अमीर है भाई साहब, बहुत इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के हो। तो भैया इलेक्ट्रॉन भर भर के होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको? तो भैया जो खुद के पास है वो तो चाहिए नहीं होता है, और क्या नहीं है? पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज लविंग, सही बात है। अब सोचो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होगा उसी को पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। तो दो केस हो सकता है, सर जिन पे नेगेटिव चार्ज हो उन्हें पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो कैसे काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। तो आप देखो ध्यान से,
नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एग्जांपल देखना, H माइनस, OH माइनस, OR माइनस, Cn माइनस, X माइनस, R माइनस, RCOO माइनस, H2 माइनस, SH माइनस। तो माइनस वाले सारे इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद और कौन होगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, रखा हुआ है एक्स्ट्रा, वो दे सकते हैं ना किसी को। जैसे किसी के पास खाली डब्बे थे तो वो ले सकते थे, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो दे सकता है। अरे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर। आप देखो 2 डॉट दिख रहे हैं, यानी 2 लोन पेयर है। देखा, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर। यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड। अरे भाई साहब, एक बॉन्ड बनाने के बाद डबल बॉन्ड बनाया है ना, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे एक बॉन्ड तोड़ सकता है। ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन दे पाए तो उसको चाहिए क्या? पॉजिटिव चार्ज। और जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है वो कौन बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो इसका पहचानने का तरीका, नेगेटिवली चार्ज या फिर उनके पास लोन पेयर हो या जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, वो सब कैसे काम करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। क्लियर है? इसको भी नोट डाउन करोगे, आगे चलेंगे। अब जो है हमारे पास अगला टॉपिक आता है, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, और जो बीच में बनने वाले हैं उनको क्या बताया था? 3 नाम ना, कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन और फ्री रेडिकल। तो इन तीनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसमें? कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं भैया? कैटायन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। सही बात है क्या? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके पास कम होता है। अरे भैया पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा। ये कैसे काम करेंगे बताना? तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। और कहां अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर, जहां इलेक्ट्रॉन भर भर के होगा वहां जाके अटैक करेंगे। सही बात है ना? अब समझो, इलेक्ट्रॉन चोर है ये। अब सोचो ना, आपके फोन में पैसा हो, मोबाइल हो, चोर ने देखा तो क्या करेगा? आप पे ही तो अटैक करेगा, या जिसको देख रहा है कंगाल है, कपड़े पहनने के नहीं है, फटा हुआ कपड़ा पहन के जा रहा है, उस पर अटैक करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या चाहिए इसको? नेगेटिव चार्ज। जहां नेगेटिव चार्ज दिखेगा वहीं तो अटैक करेगा। सही बात कह रहा। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। अरे पॉजिटिव चार्ज है तभी तो, ऑक्टेट पूरा नहीं है। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इन द आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। और सुनना, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई साहब? हाइब्रिडाइजेशन इनकी होगी sp2। कैसी होगी? sp2। और इनकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर इनकी शेप होगी। कैसी शेप होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी और शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब यहां देखना एक और छोटी सी बात, कि जो कार्बोकैटायन होते हैं इनकी डिग्री, जैसे सुनना, अगर मेरे पास सिर्फ CH3 है, इस पे प्लस चार्ज है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? मिथाइल कार्बोकैटायन। भैया CH3 का मतलब क्या? मिथाइल। और इस पे प्लस चार्ज तो क्या बोल देंगे? मिथाइल कार्बोकैटायन। दूसरा समझना, मेरे पास है CH3 और यहाँ CH2, और देखना इस CH2 पे प्लस चार्ज। फिर तीसरा मेरे पास है CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। ठीक। और अगला मेरे पास है इधर C, यहां CH3, यहां CH3 और यहां भी CH3, और इस पे प्लस चार्ज, और यहां इस पे प्लस चार्ज। ऐसा कर लेते हैं ना, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इस CH3 को नीचे लाते हैं, इस पे प्लस चार्ज और यहां क्या? आप सुना ध्यान से, इसको तो बोलते हैं मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल कैटायन। जब कार्बोकैटायन, बताओ कार्बन पे प्लस चार्ज किस पे? इस वाले कार्बन पे ना। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से ना। तो कितनी डिग्री हो जाएगा ये? 1 डिग्री। डिग्री बताया था ना स्टार्टिंग में, 1 डिग्री। और 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बोकैटायन बोल सकते हो। ये जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से।
इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से। इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री, यानी टर्सरी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन? टर्सरी कार्बोकेटाइन। कोई दुख समस्या नहीं ना? चलो आगे चलता हूं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता भैया कार्बो अनायन। कौन सा? कार्बो अनायन। तो कार्बो अनायन के बारे में देखते हैं। तो जब कार्बो अनायन की बात करते हैं तो सुनना, अनायन यानी नेगेटिव चार्ज, इन विच नेगेटिव चार्ज कहां होगा? प्रेजेंट ऑन दी कार्बन एटम, उसे क्या बोलेंगे? कार्बो अनायन बोलेंगे। नेगेटिव चार्ज कहां है? कार्बन पर है, क्या बोला जाएगा? कार्बो अनायन बोला जाएगा। इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो ऑक्टेट क्या होगा? पूरा। इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा ये? न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो कहां अटैक करेगा? अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट एंड अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। मतलब क्या हुआ? हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ गए, तो हम जाके गरीब में थोड़ा दान करेंगे ना। पता नहीं जिनके पास पैसे हैं, थोड़ा जो गरीब लोग होते हैं उनको ज्यादा, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो दान करके आते हैं। तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके कहां डाउन करके आएगा? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन की गरीबी रखते हैं। अब मेरी बात सुना ध्यान से, इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। क्या करते हैं इसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp3 होती है। और जब इसकी शेप निकालते हो तो शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल कैसी होती है शेप? ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। अब अगर आप इसकी बात करोगे तो सर पहले वाले जैसा, अगर मान लिया CH3 पे माइनस है तो कार्बो अनायन, अगर मान लिया CH2, चलो ऐसे CH3 CH2 इस पे माइनस है, फिर क्या हो सकता है सर? CH CH3 CH3 और इस पे माइनस हो जाएगा, और फिर सर CH3 C, यहां CH3 यहां CH3 और इस पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब आपको पता है ये कितना है? 1 डिग्री है। ये कितना है? 2 डिग्री है। ये कितना है? 3 डिग्री है। और इसको क्या बोल देंगे? मिथाइल अनायन। क्या बोल देंगे? मिथाइल अनायन। क्लियर? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। हो गई इतनी बात? चलते हैं अगले वाले पे। अगला वाला हमारा है फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जबकि इसके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी एक डॉट ऊपर होगा ना, इज प्रेजेंट ऑन दी कार्बन एटम, और इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या राइट है? 7 इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। भाई बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। अब अगर हम बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका बिहेवियर बच्चे बिल्कुल जैसे कार्बोकेटाइन का था ना, उसके जैसा ही होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp2। और इसकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो फ्री रेडिकल है कब बनता है? जब क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा ना, फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज। तो अगर मैं पीछे के जो दो पढ़े हैं उनके बारे में पूछूं तो वो कैसे बनते हैं? जब क्लीवेज कैसा हो? हेटेरोलिटिक हो। तो अगर आप चाहो एक चीज ऐड करना तो आप यही बोल सकते हो कि ये कैसे बनेंगे? फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज। और अगर आप इसकी भी बात करोगे तो ये भी कैसे बनेगा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज से बनेगा। ठीक है ना? मैं ही लिख दे रहा हूं, फॉर्म्ड बाय
हेट्रोलिटिक क्लीवेज, यानी जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तब जाकर के ये बनते हैं। ठीक, तो यानी हमें बात समझ आई कि फ्री रेडिकल, अच्छा फ्री रेडिकल बनाना हो तो जैसे ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, ये कितना है मेरे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये कैसा है 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये वाला बताओ ये कितना है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये है मिथाइल रेडिकल, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। क्लियर है बात? तो हमने समझ लिया फ्री रेडिकल कौन कौन से हैं। अब इसके बाद अगर हमारे पास आता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना।